नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए फिर आज जीएस के डिस्कशन में मैं उपस्थित हूं और 100 क्वेश्चंस का मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो डिस्कशन करने से पहले आप लोग जो अपना पेन पेपर लेके ज़रूर बैठ जाएं, ताकि मैं जब एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूं तो उसे तुरंत उसे नोट करते जाएं। तो चलिए दोस्तों, जीएस की इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि भारत का राष्ट्रीय पांचांग क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पांचांग जो है दोस्तों शक संवत है। तो शक संवत के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा बहुत जान लें। शक संवत है क्या, तो देखिए कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क जब अपनी राज्याभिषेक कर रहा था 78 ईस्वी में एडी में, तो इसी उपलक्ष्य में जो है शक संवत चलाया गया था। तो शक संवत कब चलाया गया था? कनिष्क के सिंहासन पे बैठने के क्रम में 78 एडी में चलाया गया था। तो उसके उपलक्ष्य में जो शक संवत चलाया गया था। शक संवत से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसका प्रथम मंथ क्या है। तो इसका पहला मंथ जो होता है चैत है, चैत। और अंतिम मंथ क्या है, तो उसका अंतिम मंथ जो होता है वह फागुन होता है। क्या होता है? फाल्गुन। इसको हम लोग जनरली फागुन बोलते हैं, ठीक ना। इसके अलावा देखिए इसका अगर ऑप्शन गौर किया जाए तो इसके ऑप्शन में देखिए विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत के बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। विक्रम संवत का आरंभ जो हुआ था 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बीसी में हुआ था दोस्तों। और इसका आरंभ कौन किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किया था, ठीक। उसके बाद इसका डी नंबर ऑप्शन देखा जाए हिजरी संवत है। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को मोहम्मद पैगंबर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, जब यह मक्का से मदीना की यात्रा किए थे दोस्तों। तो इसमें जो है 3 पॉइंट नोट करने योग्य था, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा कि कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है यह नॉर्थ इंडिया का है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और दक्षिण भारत का नृत्य क्या है? तो दक्षिण भारत में बहुत सारे हम बताएं कि आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम है। उसके अलावा हम बताए थे कर्नाटक में यक्षगान है, केरल में जो है कथकली है। बहुत सारे जो है दक्षिण भारत के नृत्य हैं। मगर कथक के बारे में जब पूछा जाए तो कथक कहाँ के हैं? उत्तर भारत के हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। करा क्या कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह आपका शाह खालिदा हवाई अड्डा रियाद है, ठीक ना। सऊदी अरब में है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इजराइल की कह रहा है कि राजधानी कौन है। तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। इसे जो है विश्व का पवित्र भूमि कहा जाता है दोस्तों, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन जिसमें सेट किया गया था उस समय उसकी सरकारी मुद्रा था ड्यूक मार्क था। मगर अभी वर्तमान में यूरो जोन का सदस्य होने के कारण इसकी वर्तमान करेंसी जो है दोस्तों वो क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो अपना लिया है, ठीक ना। तो जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर कह रहा है क्या 6 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्र सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करा दें कि सभी मतलब संयुक्त राष्ट्र में अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं। तो 193 सदस्य हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? तो दक्षिण सूडान है। कौन है? दक्षिण सूडान है। और ये जो 193 सदस्य होते हैं दोस्त वह महासभा के होते हैं। किसके होते हैं? सभी सदस्य किसके प्रतिनिधित्व करता है? वह महासभा का करता है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट याद रखने लायक है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल जो होते हैं 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन कि 1961 में पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ भी जो 1961 में ही हुआ था प्रथम बैठक के साथ। तो 1961 में इसकी सबसे पहली बैठक
सॉरी इस कारा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो अध्यक्ष के बारे में हम पहले बता दें, उससे पहले इसमें थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि 1961 में जब पूरे विश्व जो है दो खेमे में बटा हुआ था, तो उस समय जो तत्कालीन जो देश स्वतंत्र हो रहे थे तो वो एक अलग खेमे का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या पड़ा था, नॉन अलायंस मूवमेंट पड़ा था, जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। और इसके प्रेरणकर्ता मतलब इसके निर्माणकर्ता जो थे, इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं वह जो है नेहरू, नासिर और टीटो आता है दोस्तों, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारे थे, जैसे कि डॉक्टर सुकर्नो भी इसके बहुत बड़े जो है नेता थे। और भारत से जो है जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र से नासिर थे और टीटो जी थे। तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो है टीटो को बनाया गया था दोस्तों। किसको बनाया गया था, टीटो को बनाया गया था। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है दोस्तों, ठीक ना। तो सबसे पहला बैठक कहाँ था, बेलग्रेड में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, जोसेफ बी टीटो बना था दोस्तों, ठीक ना। इसमें हम सबसे आपको कुछ और नोट करा दें, जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जमाल अब्दुल नासिर के बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं कि कर्नल नासिर जो थे, यह तत्कालीन उस समय मिस्र का राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद टीटो जो थे यूगोस्लाविया का प्रमुख नेता हुआ करता था। और इसके अलावे एक और आप नोट कर सकते हैं, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि डॉक्टर सुकुर्नो किस देश से जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर सुकुर्नो जो थे उस समय, जिस समय कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है नींव रखा गया था, उस समय यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक ना। तो डॉक्टर सुकुर्नो का संबंध यूगोस्लाविया से, और वह तत्कालीन वहाँ के क्या थे, राष्ट्रपति थे। आगे हम लोग चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन करा कि बारसा समझौता एक संधि थी। तो बारसा समझौता जो एक संधि थी दोस्तों, वह रूस के साथ था। रूस के साथ पूर्वी यूरोपों का जो है एक गठबंधन था, उसी को बारसा समझौता कहा गया था। और बारसा समझौता कि अब इसका कोई लेना देना नहीं है, ये समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1991 में जो है सोवियत संघ रूस का क्या हो गया था, यूएसएसआर का विघटन हो गया था दोस्तों, ठीक ना। तो ये विघटन के साथ ही इस समझौता का जो है इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय विधानमंडल कहने का मतलब संसद को क्या कहा जाता है। तो हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कराए थे, आप अगर देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। तो उसके संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। और डायट कहाँ के संविधान को संसद को कहा जाता है, वो जापान का कहा जाता है। जापान के संसद का क्या नाम है, डायट है दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, भूतपूर्व सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, ठीक ना, में पेरेस्ट्राइका आरंभ किया गया था। तो पेरेस्ट्राइका जो है एक जो है आंदोलन था दोस्तों, किसका था, तो साम्यवादी देशों का एक आंदोलन था। और इसके जो आरंभकर्ता थे वो मिखाइल गोर्बाचोव था। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थे। तो भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा जो नागरिक थे वो दोस्त अल्बानिया के थे। कहाँ के थे, अल्बानिया के थे, ठीक ना। बाद में जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली और भारत की नागरिक बन गई थी। तो इसके संबंध में हम 2-4 पॉइंट आपको नोट करा देते हैं, आप ज़रूर नोट कर लें। सबसे पहले नोट कर लें कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो मदर टेरेसा का जन्म जो है 26 अगस्त 1910 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1910 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अल्बानिया में हुआ था। और इसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम आप गौर से सुने, आग्नेस ग्वांझा बोयाजिजू था। आग्नेस, आप इसको हम नोट करा देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। आग्नेस लिखिए, आग्नेस ग्वांझा बोयाजिजू, ये पूरा नाम था मदर टेरेसा का दोस्तों, ठीक ना। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मदर टेरेसा द्वारा जो कलकत्ता में एक चैरिटी का स्थापना की गई थी, उसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी रखा गया था और उसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा मैं ये भी बताया था कि मदर टेरेसा को जो है भारत की महान सुपुत्री की संज्ञा दी गई थी और इसे दूसरा नाम जो है निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए इसमें इतना ही, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा टैंक वेदी ट्रेक्स पात्र है। तो भारत का देखिए दोस्तों अभी तक में जो टैंक रोधी जो है एक ही है, नाग है, और ये दागो और भूल जाओ की नीति पे काम करता है। दागो और भूल जाओ पर करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बाकी इसमें अगर बी सी डी को देखिएगा तो ये तीनों का तीनों जो है क्या है, मिसाइल है दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है, तो हम बहुत बार इसको डिस्कस करा चुके हैं। दिल्ली स्थित शांति वन जो समाधि स्थल है वो शांति वन जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि विजय घाट है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है और राजीव गांधी का वीर भूमि है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे, करा कि अमजद अली खां एक सुविख्यात थे। तो ये जो है सरोद वादक थे दोस्तों, ठीक ना। ये सरोज लिखा गया है मगर सरोद वादक होगा, ये इसका हो जाएगा 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर देखिए करेंट है उस समय का, और इसका एक रूल है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान अध्यक्ष वही होता है जिस देश में इसकी क्या होती है, बैठक होती है, ठीक ना। तो ये बराबर बदलती रहती है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, मैं इसे जंप कर रहा हूँ। 16 नंबर में ये भी करंट है, इसे मैं जंप कर रहा हूँ। 17 भी करंट है, इसको मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक ना। 18 भी उस समय का तत्कालीन करंट डाला गया था, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। 19 नंबर भी उस समय का तत्कालीन करंट है, आप देख सकते हैं उस समय पूछा गया था, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। 20 नंबर, तो 20 नंबर देखिए इसमें आप इसको करंट से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। 20 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान वर्ष 1998, तो वर्तमान वर्ष आप 2019 याद रखिए, ठीक ना। वर्तमान वर्ष 2019 में औषधि मतलब आपका चिकित्सा शास्त्र के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया, नोट कर लीजिए। कोलिन जूनियर, ग्रेग सेमेंजा और पीटर रेडक्लिफ को दिया गया था दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर बीपीएससी का अगर आप देखिएगा, बीपीएससी कभी भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है तो लगभग सभी सेट में ये क्वेश्चन नज़र आती है। अगर आप पिछला 65 बीपीएससी को भी अगर गौर से देखिएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। आप इसको रिप्लेस कर लीजिए करंट क्वेश्चन से कि 2018 का अभी तक दिया गया, 19 का अभी क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। तो 2018 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है तो वो दिया गया है योही सासाकावा को दिया गया, जापान का है दोस्तों, ठीक ना। ये कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए काफ़ी काम किया, इसी के इसके लिए जो है इसे ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो देखिए जिस अनुपात में भारत में जनसंख्या मतलब बच्चे जन्म लेते हैं उस अनुपात में इसकी मृत्यु नहीं होती, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो रही, विस्फोटक वृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक जो है चीन से आगे निकल जाएगी भारत, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु दर में कमी होने के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 23 नंबर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। 2019 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है बिग बी अमिताभ बच्चन को दिया गया है दोस्तों, ठीक ना। 24 नंबर को आप करंट से रिप्लेस कर लीजिए। कह रहा कि 1998 में डूरेंट कप किसने जीता, तो हम 2019 का डूरेंट कप विजेता का नाम बोल देते हैं, उसे आप नोट कर लीजिए। 2019 में जो है 2019 में जो है विजेता इसका रहा है गोकुलम केरला रहा है, गोकुलम केरला एफसी पूरा नाम था, और वो विजेता जो रहा था मोहन बगान रहा था, ठीक ना, एमबी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल का नेता कौन है। तो विपक्षी दल कौन था, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में जो तथ्य है उसको मैं जान लूँ कि विपक्षी दल वही दल कहलाता है जो लोकसभा में कम से कम 10% सीट हासिल किया हो। अगर 545 अभी वर्तमान में सीट है, इसका 10% निकाला जाए तो वह कम से कम 55 सीट होती है, ठीक ना। तो जो 55 सीट लाएगा वही जो है प्रमुख विपक्षी दल कहलाता है दोस्तों। मगर 17वीं लोकसभा में इतिहास हो गया कि कोई भी पार्टी जो है मिनिमम 10% जो है सीट बीजेपी को छोड़कर नहीं लाई, जिसके कारण जो है किसी को विपक्षी दल की मान्यता मतलब नियमतः नहीं दिया गया, मगर एक धारणा के अनुसार जो है कांग्रेस को वर्तमान में जो है विपक्षी दल के रूप में रखा गया है सम्मानपूर्वक। और अभी जो है कांग्रेस के विपक्षी मतलब कांग्रेस जो विपक्षी दल है उसका नेता जो है
वो है अधीर रंजन चौधरी। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट हम क्लियर कर दें कि सबसे पहले याद रखना है कि विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीट होनी चाहिए, तो 10%। अगर सीटों में पूछे तो 55%, ठीक ना। और वर्तमान में जब ये विपक्षी दल का नेता जो है वो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए उस समय का करंट है, इसको हम जंप कर रहे हैं। 27 भी उस समय का करंट है, इसको भी मैं जंप कर रहा हूँ। 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है दोस्तों वह आपका चीन है, और दूसरा नंबर पे कौन है, भारत ही है दोस्तों, ठीक ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है पूरे विश्व में 7th है, ये आप आगे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 29 नंबर का रहा है, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो पहले ये बता दें कि बैंडिट क्वीन मूवी जब आई थी तो बहुत ही चर्चा में रहा था, विवादित भी रहा था। बैंडिट क्वीन मूवी जो है वह फूलन देवी, दस्यु रानी फूलन देवी पर यह बना था, ठीक ना, फूलन देवी पर। और इसमें फूलन देवी का रोल जो किए थे वो सीमा विश्वास की थी, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। टीवी धारावाहिक जनता की अदालत के संचालक कौन थे, तो टीवी धारा अभी भी चल रहा है दोस्तों। ये आप अगर टीवी देखते होंगे तो आप बराबर देखते होंगे कि उसमें कोई नेता, अभिनेता, एक्टर ये सब आते रहते हैं, और उसका जो है संचालन जो कर रहे हैं वो रजत शर्मा कर रहे हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 31 करंट है, इसको मैं जंप कर रहा हूँ। 32 का रहा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 32 स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग है, मतलब सांड की लड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और इसके अलावा मैं बता दूं अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। फिर मैं बीच में एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि इतना जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूं, तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेरा पॉइंट बोलने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, ठीक ना, और ना ही आपको कोई फ़ायदा होगी। तो आप कम से कम जितना मैं पॉइंट बोलता हूँ तो उसे ब्रीफली समराइज करके आप ज़रूर नोट कर ले। और जब नोट करेंगे उसको आप मोर टाइम से आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका जीएस जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगा, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जो है काबिल हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला हम इसमें और 1-2 पॉइंट बता दें कि बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय खेल पूछे तो ये बहुत ही अजूबा है, कबड्डी, इसको याद रखेंगे। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है, ठीक ना। तो इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। 33 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों ये ऐसा गेम है जिसका कि सबसे पहले आरंभ जो है इंडिया में हुआ था, ठीक ना। तो प्रथम एशियाई खेल का आरंभ जो हुआ था वह 4 मार्च 1951 को न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह चमकते हुए सूरज है। और इसके अलावा जो है एशियाई खेल जो 1982 में भारत में ही हुआ है दोस्तों, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर अगर 33 नंबर का आंसर देना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमित ओवरों को, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैं कंफर्म नहीं हो सका था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, करा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक जो थे गुन्नार मित्तल थे, ठीक ना। और मैक्सिम गोर्की का जो प्रसिद्ध किताब हुआ था वह मदर था, इसको आप नोट कर सकते हैं। मुल्क राजानंद का तो आप बहुत किताब जानते होंगे, एक याद कर सकते हैं, कुली याद रख सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसको आप मतलब याद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक जो थे बाणभट्ट थे दोस्तों, ठीक ना। कादम्बरी का भी लेखक कौन थे, बाणभट्ट ही थे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों के लेखक कौन थे, बाणभट्ट थे, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। शाहनामा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो कह रहा क्या, शाहनामा के लेखक कौन थे। तो शाहनामा के लेखक जो थे दोस्तों वह फिरदौसी थे। अब अलबरूनी का आप एक किताब नोट कर सकते हैं, किताब उल हिंद,
आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। 39 नंबर देखिए करेंट है, इसको आप रिप्लेस निश्चित रूप से कर ले। करा 1998 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था। आप यहाँ पे याद रखिए कि 2019 का जो है 2019 का जो है बुकर पुरस्कार किसको दिया गया। तो 2019 में जो है बुकर पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया था। एक था मार्गरेट एटवुड और दूसरा जो था दोस्तों वह बर्नार्डिन एवारिस्टो था। अब आप गौर से इसके दोनों पुस्तक को नोट कर सकते हैं। मार्गरेट एटवुड जो किताब लिखे थे उसका नाम था द टेस्टामेंट, ठीक ना, और ये कनाडा की थी। और बर्नार्डिन एवारिस्टो जो थे ये जो है नाइजीरिया की थी। ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वह गर्ल ओमेन अदर के लिए इसको मान बुकर पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक ना। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं 40 नंबर का रहा क्या कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 1998 का डाटा है दोस्तों, इसको फिर रिप्लेस कर लीजिए आप 2019 के डाटा से कि 2019 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है पीटर हैंडके को दिया गया था। पीटर हैंडके किसको दिया गया था दोस्तों, पीटर हैंडके को दिया गया था। और ये मूल रूप से ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम और याद करा दें, इसका भी बहुत किताब पूछा जाता है। आप सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल 2 का अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें नीरज सी चौधरी का एक किताब पूछा था, ठीक ना। तो इसका एक किताब आता है ए पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक ना। तो उसके लेखक कौन है, नीरज सी चौधरी है। देखिए ऐसा किताब है कि इसको कन्फ्यूजन करने के लिए स्टूडेंट को पूछा जाता है। पैसेज टू इंग्लैंड मतलब पैसेज टू इंग्लैंड, मगर यहीं पे आपको ए पैसेज टू इंडिया पूछेगा तो उसका लेखक हो जाएगा E.M. फोस्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर देखिए जगह कम है, नहीं लिख पाए हैं आप, सुन के लिख सकते हैं E.M. फोस्टर। 2 किताब है, पैसेज टू इंग्लैंड जब रहेगा तो उसका राइटर इंडियन है नीरज सी चौधरी, और पैसेज टू इंडिया रहेगा तो उसका विदेशी राइटर है E.M. फोस्टर। इतना तो कम से कम आप कॉमन सेंस के तरह याद रख सकते हैं, ठीक ना, कि जब भी इंग्लैंड आएगा तो उसका राइटर जो होगा इंडियन होगा, और जब इंडिया वाला जब आएगा ए पैसेज टू इंडिया तो उसका हो जाएगा E.M. फोस्टर विदेशी, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा, चीनी यात्री फाहियान ने भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो आया था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल सी में आया था, ठीक ना। तो ये हम इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। और हर्षवर्धन के समय में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 42 नंबर में चलते हैं। कह रहा क्या गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 तलवंडी में हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट करा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के स्थापना जो है 2 व्यक्ति के द्वारा किया गया था, एक मोतीलाल नेहरू और एक जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक ना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं। तो अभी हम 43 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, अब हम लोग चलते हैं 44 पे। 44 का रहा क्या कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। तो सबसे पहले हम बता दें कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन जो है भारत में आया था कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो इसके लिए एक संविधान निर्माण के लिए जो है इसे भारत भेजा गया था इंग्लैंड के महारानी के द्वारा। लेकिन इसका जो है भारत में बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं इसका विरोध किया गया था, और इसके विरोध का सबसे बड़ा रीज़न जो था इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक ना। सभी का सभी कौन थे, अंग्रेज़ थे। इसीलिए इसका जो है बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, विरोध हुआ था। और इसी विरोध के कारण जो है इसके विरोध करने के ही सिलसिला में जो है लाला लाजपत राय जो है लाहौर में मारे गए थे दोस्तों, ठीक ना। लाहौर में जो है साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध जो करने वाले थे वो लाला लाजपत राय थे, और उस पर जो है लाठियों से वार किया गया था, जिसके कारण उसकी क्या हो गई थी, लाहौर में मृत्यु हो गई थी। और इसीलिए जो है लाला लाजपत राय का जो एक स्टेटमेंट है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब प्रायः सभी एग्जाम में, कि मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेज़ के शासन का
अंग्रेज के शासन का अंग्रेज के शासन का जो है ना कफन का नींव साबित होगा, ये ऐसा ही बोला था। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसी तरह का स्टेटमेंट था इसका, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें। और इसके अलावा मैं लाला लाजपत राय के जब बात बारे में बोला हूँ तो एक और नोट आपको करा दूँ जी के, कि लाला लाजपत राय को जो है पंजाब का शेर कहा जाता था दोस्तों, ठीक ना। और लाला लाजपत राय ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि दो संगठन से संबंध था। ये तो एक सबसे पहला जो थे कांग्रेसी थे, कांग्रेस से संबंध था ही। दूसरा जो है इसका सबसे प्रमुख संबंध जो था वो या आर्य समाज से था, ठीक ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लाला लाजपत राय का संबंध थे कांग्रेस से, आर्य समाज से, इनमें से किसी से नहीं या दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 45 नंबर करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, वह कौन सा समझौता था दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में मैं डिटेल से थोड़ा बता दूं कि देखिए हुआ था क्या कि स्वदेशी आंदोलन 1906 में जो है कलकत्ता में चलाया गया था दोस्तों, ठीक ना। इसको चलाने के लेके कांग्रेस में फूट हो गई थी, जिसमें कि दो दल बन गया था, एक नरम दल था और एक क्या था, गरम दल था दोस्तों, ठीक ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में फूट हुआ था दोस्तों, ठीक ना, जो कि जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी बोस किए थे। और 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस दो भाग में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। और जब बट गया था तो उसके बाद जो है 1916 में जो है एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसमें जो है सबसे पहले कांग्रेस में जो फूट हुई थी नरम और गरम दल का, ये दोनों एक हुए थे। और उसके अलावे कांग्रेस के वैचारिक मतभेद जो रखने वाले एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, उससे भी समझौता हुआ था, ठीक ना दोस्तों। तो कहने का मतलब है कांग्रेस में जो फूट हुई थी नरम और गरम दल, वो जो मिले थे वो लखनऊ के 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मिले थे। उसके अलावे कांग्रेस से मुस्लिम लीग भी समझौता जो किए थे वो लखनऊ के 1916 अधिवेशन में ही किए थे दोस्तों, ठीक ना। तो आई होप हम इसका सभी पॉइंट को मैं डिस्कस करा दिया हूँ, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 46 में करा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन सबसे पहले जान जाइए कि खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था। कब वो स्टार्ट हुआ था, 1919 में स्टार्ट हुआ था। और ये तुर्की के सुल्तानों के प्रति ब्रिटेन का दुर्व्यवहार जो किया गया था, मतलब ब्रिटेन के द्वारा जो है ना तुर्की के सुल्तान को क्या किया गया था, बेइज्जत किया गया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके खिलाफ में पूरे विश्व के मुस्लिम जो है खिलाफत आंदोलन चलाया था, जिसमें कि भारतीय मुसलमान भी चलाया था। तो इसी आंदोलन का नाम जो है खिलाफत आंदोलन पड़ा था, जो तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार के विरोध में चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था। तो दोस्तों मित्र राष्ट्र द्वारा जो है पराजित होने वाला अंतिम एशियाई देश जो था वह जापानी था दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि आपको पता होगा कि जापान पर जो है मित्र देश अमेरिका के द्वारा 2 एटम बम छोड़ा गया था। एक एटम बम जो है 6 अगस्त को छोड़ा गया था, 6 अगस्त 1945 को छोड़ा गया था। ये सबसे पहला जो एटम बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पे गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया था, हिरोशिमा पे। और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। और ये गिराया गया था नागासाकी पे। तो आपको अगर डेट में कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि 9 अगस्त, 9 से नागासाकी याद रख सकते हैं, तो उधर बाकी आपका हिरोशिमा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, करा कि अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था। तो अल्जीरिया जो है दोस्तों 1962 में स्वतंत्र हुआ था। इसको डायरेक्ट आप याद रखें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक राज्य की दर्जा कब दिया गया था। तो देखिए बिहार को जब बंगाल से अलग किया गया था तो उसमें बिहार में जो है उड़ीसा भी शामिल था दोस्तों, ठीक ना। और वह विभाजन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 1912। 50 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो नालंदा बिहार जो है की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और ये गुप्तियन एज में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 51 क्या कह रहा है, क्या कि भारत की संसद में शामिल है दोस्तों। तो भारत की संसद में जो शामिल है
भारत के संसद में 3 चीज़ शामिल है। एक तो सबसे पहले हो जाता है राष्ट्रपति, और एक तरफ हो जाएगा आपका लोकसभा, और एक तरफ हो जाएगा आपका राज्यसभा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करने का मतलब मेरा इसलिए होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली रहता है और स्टूडेंट प्रायः गलती कर बैठते हैं। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लगभग सब व्यक्ति को याद रहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में जो भाग लेते हैं वह लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं, जो क्षेत्र से चुन कर आते हैं, केवल वही भाग लेते हैं। निर्वाचित सबसे बड़ा देखिए मेजर पॉइंट बता रहे हैं, इसमें जो भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कहने का सेंस मतलब ये होता है कि जो एंग्लो इंडियन का 2 व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है, और कहीं कहीं विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है, 1 का। तो ये सभी व्यक्ति जो है वोट देने का हक राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं रखता है दोस्तों, ठीक ना। तो इसको आप अगर स्पेसिफिक करके याद रखेंगे तो लगभग सभी याद रखते हैं इसमें कि सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मगर यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 ही व्यक्ति भाग लेता है, एक जो है लोकसभा का मेंबर और दूसरा कौन भाग लेता है, राज्यसभा का। मगर इसमें शब्द जो यूज होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एंग्लो इंडियन जो है मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत, और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। ये 2 और 12 ये 14 व्यक्ति भी जो है वोट डालने के लिए हक रखता है, किस में, उपराष्ट्रपति में। मगर राष्ट्रपति में ये सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अपना हक को खो देते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इस एक्सेप्शनल के व्यू से 52 नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 53। कह रहा क्या 53 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा। तो पहले आपातकाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें कि आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किससे लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। संविधान के किस संविधान में इसकी चर्चा है, तो 368 में चर्चा है। संविधान संशोधन आपातकाल की उपबंध, जो हम संविधान संशोधन की बात बताने लगे थे दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि आपातकाल। तो आपातकाल का उपबंध जो लिया गया था दोस्तों वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। जर्मनी का वाइमर संविधान है, उसी से आपातकाल का उपबंध लिया गया। तो भारत में जो है 3 प्रकार का आपात का उपबंध किया गया है। एक जो है राष्ट्रीय आपात है, क्या है, राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन जो है वह 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो है आपका वह 360 के तहत है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए जब भी कोई युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो है क्या कहते हैं आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संसद द्वारा मूल रूप से 1 महीने के अंदर जो अनुमोदन हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 महीना। 54 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा 54 नंबर में क्या कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों। तो ये भी कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है दोस्तों। बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति का है। कहेगा कि अगर संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाना जब बात आएगा तो वो राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। मगर अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता जो होता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, ठीक ना। और संयुक्त अधिवेशन की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 55 में। करा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है दोस्तों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 56 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 56 नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 56 नंबर
कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कारखाना और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया जिसकी आयु कम हो 14 वर्षों से। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, ठीक ना, जिसमें एक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है उसमें 2 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद है 23, एक अनुच्छेद है 24। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि वैसे बच्चे जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अनुच्छेद 23 के बारे में आपको बता दें, अनुच्छेद 23 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है और ना ही उसका जो है क्या कहते हैं व्यापार किया जा सकता है। तो आप अगर संविधान की भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है बलात् श्रम निषेध। बलात् का मतलब हुआ ज़बरदस्ती काम कराना, ठीक ना। मतलब पहले होता था गिरमिटिया मजदूर होता था, बंधुआ मजदूर होता था। बंधुआ मजदूर वैसे मजदूर होता था जिससे काम तो लिया जाता था मगर उसे वेजेज के मजदूरी के रूप में उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, लाया गया। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो कारखाना में जो है नियोजित नहीं करना, उससे संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 24 को उपबंधित किया गया है दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 57 नंबर कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब दोनों अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन या निष्पादन कौन करते हैं। तो ये देखिए जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। भारत के मुख्य ऐसे कंडीशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और अभी तक में एक ही मुख्य न्यायाधीश को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एम हिदायतुल्लाह को, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 58 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो देखिए धन विधेयक क्या होता है, जो वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक ना। और धन विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद 110 के तहत की गई है। और इसमें और एक चीज़ याद रख सकते हैं कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक ना, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। और धन विधेयक को अगर राज्यसभा भेजा भी जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर जो है उसे मंजूरी देनी होती है। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो स्वतः उसे पारित समझा जाता है, ठीक ना। 59 नंबर करा कि 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग। तो ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको अपडेट कर देते हैं आपको कि अभी जो है वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2020 से लेकर 2025 है, ठीक ना। और इसके अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह है। इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और इसमें और हम फैक्ट बता दें आपको कि जब कोई वित्त आयोग का गठन होता है तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है क्या। तो देखिए वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना, ठीक ना। तो इसमें अब क्वेश्चन बनता है क्या कि अभी जो 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया तो वह क्या सिफारिश की है। तो स्टेट को जो है, जैसे मान लेते हैं कि जो टैक्सेशन कलेक्ट होता है उस स्टेट को 41% दिया जाएगा, बाकी जो रेस्ट आपका बच रहा है 59% वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक ना। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के लिए करों में कितने प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की गई है। तो 41% का, ठीक ना। और इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं अपडेट कर दिया हूँ डाटा से, आप इसको आप नोट कर सकते हैं। 60 नंबर में कह रहा है क्या बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। तो वृद्धि दर पूछा है कि आय में वृद्धि दर, इनकम में, पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, ठीक ना, कितनी वृद्धि हुई। तो ये ज़बरदस्त इसमें जो है इंक्रीज हुआ है दोस्तों। क्या इंक्रीज हुआ हम बता दें आपको कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय का आकलन जो है 2018-19 में जो किया गया था, 2018-19 के डाटा के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ था 13.4% है, ठीक ना दोस्तों। और ये ज़बरदस्त वृद्धि इसलिए था कि भारत का अभी जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वह 10% है दोस्तों। कितना है? 10% है। तो नेशनल लेवल से भी यहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक। तो आई होप इसको आप अपडेट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पादक कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब डाटा इसका बदल चुका है, आप इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी चीनी का मुख्य उत्पादक देश जो है नंबर 1 ब्राज़ील बन गया है, तो आप इसे ब्राज़ील याद रखें। और दूसरा नंबर पर जो है दूसरा नंबर पर जो है इंडिया है, ठीक ना, चीनी उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 61 का हो जाएगा क्या, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 में करा कि सर्वाधिक सोने का उत्पादन, तो इसका भी डाटा चेंज हो चुका है। तो इसका सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करने वाला देश जो है चाइना है दोस्तों, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 63 करा भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए, जिस समय क्वेश्चन सेट हुआ था उसके अनुसार तो इसका आंसर बिहार होगा, और अगर इसका आंसर रिप्लेस अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे झारखंड लिख दीजिए, और झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 64 नंबर चल रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, उस नगर को पहचाने जो डेन्यूब नदी के किनारे है। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि डेन्यूब जो है यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, और डेन्यूब नदी के किनारे बहुत ही अच्छी अच्छी शहर बसी हुई। तो इसमें अगर आप ऑप्शन को एक बार अगर एनालिसिस कीजिएगा, तो मान लेते हैं कि अगर आपको इसका आंसर याद नहीं है, कुछ ऑप्शन को आप अगर क्लियर कर लेते तो इसका आंसर क्लियर हो जाए। जैसे रोम के बारे में, तो रोम के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे कि रोम जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि रोम जो टाइबर नदी है पर अवस्थित है, तो इसका मतलब डेन्यूब नदी पर ये नहीं बसा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर। बाकी आपका बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, ये सभी किस नदी पर है, डेन्यूब नदी पे है, ठीक। करा 65 नंबर में शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू किसने किया गया। तो शून्य आधारित बजट मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में मैंने कितना खर्च किया, कितना लिया, सभी को जो है फिर नए वित्तीय वर्ष में जीरो मानकर हिसाब किया जाता है। एक नए सिरे से फिर से आरंभ करने की प्रक्रिया को जीरो बजट बोला गया है, शून्य आधारित बजट बोला गया। तो ये सबसे पहले जो है अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। 66 में हम लोग चलते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित कौन करता है। तो इसके लिए जो है सेंट्रल बैंक मात्र एक ही है, जो कि आपका आरबीआई है। कौन है, आरबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67 नंबर में चल रहे हैं, करा संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है। तो संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश जो है वो दोस्तों चाइना है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, चाइना, ठीक। सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, दूसरा क्या है, इंडिया है, और तीसरा नंबर में याद रखेंगे तो वो केनिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए थे 67, अब हम लोग चलते हैं 68 पे। 68 ये नवीनतम डाटा पे आप लोग इसको बनाइएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड जो है बिहार के पास है। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिहार हो जाएगा, मगर ये ऑप्शन है नहीं। मगर जिसमें क्वेश्चन सेट किया गया था उस समय जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वेस्ट बंगाल का था। अभी वेस्ट बंगाल जो है 2 नंबर पे आ गया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। दूसरे नंबर पे कौन है, पश्चिम बंगाल का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक ना। उसमें जो है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 व्यक्ति है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, भाखड़ा नंगल बांध। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, ठीक ना। और इसे गुरुत्या बांध भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्या बांध भी बोला जाता है। ये जो है सतलज नदी पर है, ठीक। तो इसको याद कर लें आप, इसका आंसर हो जाएगा ए। मारमुगाओ पत्तन कहाँ है। तो देखिए मारमुगाओ, तो गाँव को अगर गोवा पढ़ लीजिएगा तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, गोवा में है, ठीक ना। और मझगाँव कहाँ है, महाराष्ट्र में। 71 नंबर में चल रहे, करा कि कोई ठोस वस्तु जब पिघलती है तो क्या करती है। तो वह देखिए ऊष्मा का अवशोषण करता है, तब जाके वह क्या करता है, पिघलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, करा कि सड़क की रोशनी के परावर्तक मतलब क्या, रिफ्लेक्टर साधारणतः होते हैं। तो ये जो होते हैं आपका अवतल दर्पण होता है। कौन होता है इसका, अवतल दर्पण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं, बात भट्ठी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। तो देखिए बात भट्टी में जो सबसे पहला लोहा मिलता है वह जो होता है आपका ढलवा लोहा होता है। कौन होता है, ढलवा लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। 74 नंबर में चलते हैं, कह रहा पौधे का जनन अवयव कौन है। जनन मतलब क्या, जिससे कि बच्चे का प्रोटेक्शन होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। तो पौधे का जनन अंग जो होता है पुष्प होता है, ठीक ना, क्योंकि पुष्प से बीज बनता है, बीज से फिर क्या होता है, पौधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि बेरी बेरी का कारण है। तो बेरी बेरी का कारण मुख्यतः जो है विटामिन बी है दोस्तों। कौन है, विटामिन बी है, मगर यहाँ पर B1 B2 करके दिया तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं,
कह रहा है किसी चुंबक का चुंबक दूर किया जा सकता है। तो देखिए चुंबक का चुंबक तो 2-3 प्रकार से दूर किया जा सकता है। एक तो उसको हथौड़ा से पीट पीट कर उसे तोड़ दीजिएगा तो उससे भी उसका चुंबक ख़राब हो जाता है। उसको अगर दूसरा विधि है कि अगर चुंबक को अगर पूरे टेम्परेचर पूरे हीट मतलब गर्म उच्च ताप पे अगर गर्म कर दिया जाए तो उससे भी आपका क्या होता है, चुंबक समाप्त हो जाता है। मगर यहाँ पर अगर ऑप्शन को आप गौर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उसे हथौड़ा से पीट पीट कर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे 76, अब हम लोग चलते हैं 77 पे। 77 का रहा कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य। तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है, 40 से 44% के बीच होता है दोस्तों, ठीक ना। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है 78 में कि मिट्टी अपवर्तन को रोका जा सकता है। तो मिट्टी अपवर्तन को रोकने के लिए जो है देखिए दोस्तों क्या किया जाता है, वनारोपण मतलब वृक्ष का रोपण किया जाता है। तो उससे जो है क्या होता है कि मिट्टी सख्त होती है, उसकी जड़ उस मिट्टी को पकड़ती है, जिसके कारण जो है मिट्टी अपवर्तन कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है, दर्द को कम करने वाला। तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रतिज्वारीय। अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो एंटीपायरेटिक होता है, ठीक। और एस्पिरिन का कभी कभी नहीं, बराबर हम जितना लगभग मैक्सिमम सेट हम देखे हैं बनाए हैं उसमें एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका नाम जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक ना। और ये क्या है, एंटीपायरेटिक है, ठीक ना। अगला चलते हैं 80 नंबर का, दूध क्या है। तो दूध जो है इमल्सन पायस होता है दोस्तों, ठीक ना। दूध क्या होता है, इमल्सन पायस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुक के मैं डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने के पीछे रीज़न है क्या कि इसमें तो अभी किस्मत अच्छा है कि एक ऑप्शन दिया हुआ, करा कि हरे फल को पकाने के लिए। तो इसका आंसर एक बार में हो जाएगा एसिटिलीन, मतलब C2H2 हो जाएगा, ठीक ना। मगर जब आपको एसिटिलीन के साथ आपको एथिलीन भी अगर ऑप्शन में रहे तो चाहे प्राकृतिक रूप से पूछे या कृत्रिम रूप से पूछे, उस दोनों कंडीशन में उसका आंसर आपका एथिलीन ही होगा, ठीक ना। जब एथिलीन नहीं रहेगा तब कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन आएगा, बाकी सब कंडीशन में आपका एथिलीन आंसर लेगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, दर्व क्रिस्टल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दर्व क्रिस्टल क्या होता है, तो एलसीडी का आप लोग नाम सुने होंगे, तो आप समझ जाइए कि एलसीडी का प्रयोग कहाँ कहाँ होती है। तो कलाई घड़ी में भी एलसीडी का प्रयोग होने लगा है अब तत्काल में, और प्रदर्शित युक्तियों करने का मतलब हो गया जैसे टीवी वगैरह हो गया, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ए और सी हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्लियर है, इसका क्या होगा, डी होगा, मतलब सभी में प्रयोग किया जा रहा है। 83 नंबर मैथ है, आप इसे बनाएंगे, लंबाई और चौड़ाई दिया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। 84 नंबर में कह रहा 1.5 मीटर आधार वाले 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बस एक टेक्निकल काम करना है, 1.5 देखिए मीटर में दिया है और आपका ऊंचाई 75 सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर फॉर्मूला लगा के बना लेंगे। उसके बाद 88 नंबर, ये सॉरी 85 नंबर देखिए प्रायः क्वेश्चन ये सब देखने के लिए मिलता है। करा कि 8.8 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करने में एक चक्का को 4000 बार परिक्रमा करना पड़ता है। तो इसका व्यास क्या है। तो आप क्या कीजिए, 8.8 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, तो उसको 1000 से गुना कीजिएगा, तो 1000 से गुना करने के बाद 8800 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8800, और 8800 को 4000 से भाग लगा दीजिए तो आपको एक चक्कर निकल जाएगा। और एक चक्कर का मतलब होता है क्या है, 2πr होता है, उसको 2πr के बराबर कर दीजिएगा और पाई का वैल्यू रखिए और आर का वैल्यू डिफाइन कर लीजिए, ठीक ना। आगे चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए आगे भी मैथ है। मैथ चूँकि ये जीएस का मैं डिस्कशन करा रहा हूँ तो इस पर मैथ बनाना पॉसिबल है नहीं, तो आप 86, 87 ये सब मैथ दिया गया है, 88 भी मैथ दिया गया है, आप इसे ट्राई कर लेंगे, ठीक ना। 89 नंबर में हम लोग चलते हैं, करा बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग क्या था। तो देखिए बिहार में जो स्थापित हुआ था सबसे पहले बार लोह इस्पात कारखाना हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 90 नंबर में कह रहा है कि बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित कहाँ है। तो देखिए बिहार में जो है ये जिसमें झारखंड और बिहार कॉम्बाइंड था उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए सिंदरी भी लिया है।
तो उर्वरक उद्योग जो है बिहार में भी वर्तमान में बरौनी में है, और बरौनी के साथ साथ झारखंड में सिंदरी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 91 नंबर में कह रहा है कि बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन 91, बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है ये पूछा गया। तो ये रोहतास और भोजपुर ये सब का क्षेत्र जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। तो इसकी आंसर हो जाएगी क्या, सी नंबर हो जाएगा। बिहार में कह रहा 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन सा है। तो बिहार में रबी का जो होता है गेहूँ होता है, सरसों होता है, चना होता है, ये सब जो होता है रबी का फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा रबी का। अगर ऑप्शन देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। 93 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। 93 नंबर में पूछा गया है क्या बिहार का कुल पशुधन कितना है। तो देखिए ये भी कॉम्बाइंड बिहार का क्वेश्चन है, मतलब जिसमें झारखंड इंक्लूड था उस समय का क्वेश्चन पूछा है। हम आपको एक डाटा दे रहे हैं 93 के लिए। 93 में आप याद रख लीजिए कि 2019 में केवल तत्कालीन बिहार जो अभी का बिहार, वर्तमान बिहार, ठीक ना, वर्तमान बिहार में जो है 1,53,00,000 जो है पशु हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 93 हो गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 94 पे। करा बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो नलकूपों के द्वारा जो है पटना, दानापुर ये सब क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 95 नंबर में कह रहा है बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए बिहार में बाजरा का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा तिरहुत क्षेत्र में होता है। तिरहुत क्षेत्र अगर लीजिएगा तो आपका उधर हो जाता है, मधुबनी हो जाता है, दरभंगा हो जाता है, ये सब जो है तिरहुत क्षेत्र, तो उधर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 96 का रहा झूम खेती व्यापक प्रयोग होता है। तो झूम खेती जो है पूर्वी भारत का है दोस्तों, अर्थात असम, मेघालय ये सब तरफ जो है सबसे ज़्यादा झूम खेती किया जाता है। तो ये पहाड़िया खेती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 97 का रहा बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था। तो बिहार में साक्षरता आरंभ जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1947, मतलब जिसमें भारत आज़ाद हुआ था उसी समय से शुरू हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 98 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावना संरचना है। तो त्रिस्तरीय हुआ था, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। 99 नंबर में कह रहा पंचायत समिति का गठन हुआ था। तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पे हुआ था दोस्तों, जब आपका बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट सौंपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 100 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट। तो कह रहा क्या कि ग्राम पंचायतों के एक सदस्य मतलब क्या, वार्ड सदस्य। ग्राम पंचायत के एक सदस्य मतलब हो गया वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। तो वर्तमान डाटा जो कहती है वह 1000 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य होता है दोस्तों, ठीक ना। 1000 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य, इसका आंसर हो जाएगा सी। और एक पंचायत का गठन जो होता है दोस्तों वह 7000 की आबादी पे होता है, ठीक ना। और पंचायत की गठन की अनुशंसा जो करते हैं वो डीएम के द्वारा किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको 100 क्वेश्चनों का मैं डिस्कशन कराया जो कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका जीएस भी आपका सुधर रहा होगा। और जीएस आपका एक ही शर्त पे सुधरेगा दोस्तों, जब मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ तो आप पेन पेपर लेकर जब बैठेंगे उसको नोट करेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी आपका बेहतर जीके हो सकता है, जीएस हो सकता है। देखिए जीके जीएस जो है एंडलेस चीज़ है, आप कितनों पढ़ लें वो लगेगा आपको कम ही है। तो मगर ज़रूरत के हिसाब से जो कंपटीशन में पूछा जाए वही पढ़ना सबसे ज़्यादा जो है मध्यम मार्गी होता है, और उसी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सफल भी होते हैं। जो पंडित बनने का कोशिश करता है कभी वह सफलता नहीं पाते हैं। आप हमेशा कोशिश वही करें कि जो कंपटीशन के ट्रेंड में जो क्वेश्चन आ रही है मैं उसे ही पढूं, उसे बार बार पढूं, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए आज की जीएस सीरीज में आज इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।